हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अपना क्रियाकलाप 4.8 छोड़ा था। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने पदार्थों के चालक और कुचालक के गुणों के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया कि ऊष्मा का गमन जो होता है वो वस्तु में गर्म स्थल से ठंडे ठंडे स्थल की ओर होता है। हमने थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से थर्मामीटर्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। आज हम अपना क्रियाकलाप 4.8 करेंगे। अब देखते हैं ये किसके बारे में है। गोल पैंधे का फ्लास्क लेते हैं। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो हम बीकर भी ले सकते हैं। इसे जल से 2/3 भर दीजिए जैसा कि आपके डायग्राम में दिया गया है। इसको किसी तिपाही पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने के लिए कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। बिल्कुल स्थिर होने तक हमें उसकी प्रतीक्षा करनी है। एक स्ट्रोक की सहायता से फ्लास्क के पैने पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल हमको धीरे से रखना है। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को हमको क्या करना है, गर्म करना है। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। क्या जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर की ओर उठता है। इसमें गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जा सकता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है तथा आसपास के जल फिर से उसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि को हम संवहन कहते हैं। यानी कि जब आप फ्लास्क में पानी को गर्म करेंगे तब हम क्या देखते हैं कि वो पानी है उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो गर्म होगा, जबकि ऊपर वाला भाग जो होगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा। जब वह गर्म जल होगा वो ऊपर की ओर गमन करेगा तो वो ठंडे जल को भी क्या करेगा, गर्म करेगा। ठीक है। उसी तरीके से जब वह जल और आगे ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वो उस जल को भी गर्म करेगा। इस प्रक्रिया के द्वारा वह पूरे तब तक चलती रहेगी जब पूरा जल गर्म ना हो जाए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की जो ये विधि होगी उसे हम क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। ठीक है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाती है। वायु में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो ऊपर की ओर जाती है। आपने देखा होगा कि वायु में जब आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसकी जो ऊष्मा होगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी। धुआं भी किस ओर उठेगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब हमको क्रियाकलाप 4.9 करना है। 4.9 के द्वारा हम इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं कि ऊष्मा किस तरीके से ऊपर की ओर गमन करती है। आपको क्या करना है, इसमें एक मोमबत्ती जलानी है। अपने हाथ को ज्वाला के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में रखिए। क्या आपने दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? नहीं, हमारे दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव नहीं करते। हमारा जो हाथ बिल्कुल मोमबत्ती के ऊपर रखा है उस पर हम ज़्यादा ऊष्मा का अनुभव करेंगे, जबकि जो इसके पार्श्व में रखा है उस पर हम कम ऊष्मा का अनुभव करेंगे। यदि नहीं तो कौन कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? कौन कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करेगा? ऊपर जो रखा है वो गर्म ज़्यादा अनुभव करेगा, जो पार्श्व में है वो कम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ज्वाला है, जो ऊष्मा है ज्वाला की वो ऊपर की ओर क्या करती है, गमन करती है। ऊपर की ओर की वायु संवहन के द्वारा गर्म होती है। ठीक है। ऊपर की ओर की जो वायु होगी, हमने क्रियाकलाप 4 में पढ़ लिया, संवहन के द्वारा क्या होगी, गर्म होगी। इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन के द्वारा गर्म नहीं हो पाती है। इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। इसलिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। ठीक है। जो हमारी ज़मीन होती है वो जल की अपेक्षा जल्दी ही गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। जब स्थल की वायु गर्म होगी तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। अब गर्म वायु जब ऊपर की ओर जाएगी तब समुद्र से आने वाली ठंडी हवा स्थल पर आएगी। ठीक है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर
बह जाती है। अब वो वायु, जब गर्म वायु स्थल से ऊपर की ओर जाएगी और ठंडी वायु समुद्र से स्थल की ओर आएगी, तब गर्म वायु कहाँ चली जाएगी? समुद्र के ऊपर चली जाएगी। समुद्र की ओर आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र समीर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्र की ओर से आने वाली वायु को क्या कहा जाता है, तब आप क्या लिखेंगे? समुद्र से आने वाली वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ठंडी हवाएं होती हैं। स्थल की हवाओं की अपेक्षा स्थल की जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर के कहाँ चली जाती हैं? ऊपर की ओर चली जाती हैं। और समुद्र की जो ठंडी वायु होती है वो उसका स्थान लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। जैसे कि हमने संवहन की प्रक्रिया में पढ़ा था, जल वाली में बीकर में हमने उसमें गर्म किया था। रात्रि में समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं, जिसके कारण उसमें से क्या है? ठंडी ठंडी हवा आ सके। रात्रि में प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। रात्रि में क्या होगा कि स्थल जो होगा वो ठंडा हो जाएगा और समुद्र जो होगा वो इसका स्थल गर्म हो जाएगा। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है। अब रात्रि में क्या होगा कि स्थल जो होगा वो हमने पढ़ा था कि स्थल दिन में जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, तो रात्रि में वो जल की अपेक्षा जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। इसलिए जो ठंडी हवाएं होंगी वो समुद्र की ओर क्या होने लग जाएंगी? बहने लग जाएंगी। ठीक है। और इन्हें हम थल समीर कहते हैं। यानी कि समुद्र से जब हवा बह करके स्थल की ओर आती है, तब हम समुद्र की ओर से बहने वाली हवाओं को हमने समुद्र सीर कहा था, और थल से बहने वाली हवाओं को हमने थल समीर कहा था, जो इस परिघटना को दर्शाया है। चित्र में दर्शाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि गर्म हवाएं जो हैं वो तो ऊपर की ओर जा रही हैं। इस प्रकार से जो समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं उसका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर आ गई और वो ठंडक प्रदान कर रही हैं। यानी कि इस वाले डायग्राम में देखिए, गर्म हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं और वो समुद्र में चली जाती हैं, जबकि समुद्र से ठंडी हवाएं स्थल की ओर आ जाती हैं। उसी प्रकार से थल समीर में भी देख लीजिए आप, इसमें स्थल ठंडा हो जाता है तो ठंडी हवाएं जो है वो समुद्र की ओर चली जाती हैं, जबकि समुद्र से अब इसमें देखा आपने, ठंडी हवाएं समुद्र की ओर चली गई, जबकि जो गर्म हवाएं हैं वो स्थल की ओर आ जाती हैं। जब आप धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का महसूस करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लू लगती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन तथा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। चूंकि पृथ्वी तक सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम के द्वारा आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। यानी कि संवहन और चालन से जब ऊष्मा हम तक पहुँचे तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि संवहन से समुद्र से हवाएं आ रही थी स्थल की ओर, तो वहाँ पर माध्यम क्या था? जल था और स्थल था। लेकिन समुद्र से और वायु भी थी, लेकिन सूर्य से पृथ्वी पर जो सूर्य आ रहा है उसमें कोई भी माध्यम नहीं है, वहाँ पर वायु भी प्रेजेंट नहीं है। तो एक अन्य प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम विकिरण कहते हैं, उसके माध्यम से सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। ज्वाला से हटाकर रखा हुआ कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण के द्वारा ही परिवेश को क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है। यानी कि आपने किसी बर्तन को ज्वाला पे गर्म किया, अब आपने उसे हटा दिया, वो ठंडा होता है। ठंडा होगा तो वो अपनी ऊष्मा को विकिरण के द्वारा, किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा किस में डाल देगा? परिवेश में स्थानांतरित कर देगा, यानी कि अपने वातावरण में ही उसको स्थानांतरित कर देगा। हमारा शरीर विकिरण के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण भी करता है, क्योंकि हमारे शरीर से भी तो उच्च ऊष्मा निकलती है ना, तो वो भी विकिरण के द्वारा परिवेश में चली जाती है और विकिरण के द्वारा ही ऊष्मा ग्रहण हो जाती है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जितने भी गर्म पिंड पाए जाते हैं वो विकिरण के रूप में ही क्या करते हैं? ऊष्मा विकिरित करते हैं, क्योंकि वहाँ पर
या हम कहें कि स्पेस में वायु नहीं होती है, इसके कारण वो किससे ऊष्मा विकिरित करती हैं? विकिरण से। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का जो ताप होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि सूर्य से जब ऊष्मा पृथ्वी पर आती है तब उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ परागत हो जाता है। पृथ्वी जिस ऊष्मा को अवशोषित करती है, सूर्य से आने वाली कुछ ऊष्मा को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण ही वस्तु का ताप बढ़ जाता है। यानी कि पृथ्वी का ताप, जब पृथ्वी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी तो उसका ताप बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें धूप में यानी कि बाहर जाते समय छाते का उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा के अवशोषण के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और हमें धूप में बहुत ज़्यादा ऊष्मा का अनुभव होता है। अब हम बात करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में पहनने वाले वस्त्रों के प्रकार के बारे में, कि सर्दियों में और गर्मियों में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़ों को वारित देते हैं, यानी कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और जबकि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? आइए इसका पता लगाते हैं। इसे हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे। टिन के ए जैसे हमको क्या लेने हैं? डिब्बे लेने हैं। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कर देना है। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरना है और उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख देना है। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप को मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? वाइट कलर के डिब्बे में जल ज़्यादा गर्म हो जाएगा। केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसे हम क्रियाकलाप 4.11 से जानते हैं। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल भर दीजिए, यानी कि दोनों में आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया जल को रखना है। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में या फिर छाया में हमको क्या कर देना है? रख देना है। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? नहीं। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? अब इसका भी भाई आंसर दे लेते हैं हम। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। तो गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं? अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। हमें सर्दियों में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जबकि गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह होते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी से ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बना दिया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनने सर्दियों में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होती है, यानी कि ऊष्मा को रोकने वाले होते हैं, क्योंकि ऊष्मा को जब अवशोषित हो जाते हैं हमारे शरीर में तब वो बाहर ना निकल पाए, इसलिए वो ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जोड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने का उपयोग करने की छूट दें तो आप इनमें से किसको चुनेंगे और क्यों? हम एक मोटे कंबल को चुनेंगे, ना कि दो पतले पतले एक के ऊपर दो जुड़े हुए कंबलों को चुनेंगे। याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की परत विद्यमान है। चलिए, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।
अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें मैं आपको भेज दूँगी, जिससे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।